गुड मॉर्निंग सभी कोई को। आज हम लोग पुनः केस टेकिंग विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि इस जो हम लोगों का महत्वपूर्ण विषय है इसको कैसे और भी सुगम बनाया जाए। छात्रों, आप लोगों ने पहले देख चुका था कि हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस का कला में कैसे देखने की जो तरीका है, सुनने का जो ध्यान देने की बात है, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि उसमें लिखने वो बोलने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसे बोला जाए, कैसे व्यवहार किया जाए। ये सारी बातों को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने का कोशिश किया पिछले क्लासों में। आज हम लोग इसी क्रम में यह जानने का कोशिश करेंगे कि ये सारी बातें जो होती हैं इसका एक रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी होता है, उसको लिखना भी ज़रूरी होता है, उसको पेपर पर या किसी भी तरह से उसका एक दस्तावेज उसका तैयार करना आवश्यक होता है। क्योंकि केस टेकिंग केवल बातों में न रह जाए, केवल कुछ समय के लिए न रह जाए, लेकिन केस टेकिंग का उद्देश्य यह भी होता है यह ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, और जब भी हम इस रोगी के विषय में सोचें तो पूरे जानकारी हमको मेरे दिमाग में फ्रेश रहे, है ना। तो यह फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए और आपके याद को ताजगी बनाए रखने के लिए, यादाश्त को मदद करने के लिए हमें लिखना होता है। और एक बात है, जब आप रोगी को हम लोगों ने देखा था, जब बात करते होते हैं, सुनते होते हैं, हाथ में एक कलम होता है और कलम के साथ में हम लोग को नोट डाउन भी करते जाना पड़ता है, जॉटिंग, है ना। इसको हम लोग जॉटिंग करते हैं, लिखते जाना है, लिखते जाना है। तो एक साथ ऐसा नहीं है कि सुनने के बाद में, लेकिन कलम भी हाथ में चलता रहता है जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं, है ना। हाँ, ये है कि एक सेंटेंस, एक बात पूरी हो जाती है तो उसको हम लोग उसको रिकॉर्ड करते चले जाएं, और रिकॉर्ड करने के लिए अपना तरीका डेवलप करना पड़ता है ना। खुद का स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वह कैसे आप लिखते हो, है ना। लिखने के लिए जो हम लोग चीज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं डिटेल्स में आगे चल रहा हूँ और एक एक स्टेप्स पर मैं सबसे पहले तो इस रिकॉर्ड कीपिंग का क्या महत्व है, इन सब बातों को देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहली बात है कि ये रिकॉर्ड कीपिंग है क्या। रिकॉर्ड कीपिंग, इसको हम लोग, इस विषय को हम लोग रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं। तो यह क्या है? ये इट इज ए प्रोसेस रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ इन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में रिकॉर्ड करने का, किसी भी जो घटना घट रही है, कोई इवेंट्स हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इट इज ए प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जिसके तहत करते हैं। और इसका प्रिंसिपल्स जो है सो डिपेंड करता है कि आपको आप किस विषय में यह कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग किसके लिए कर रहे हैं। तो जाहिर है कि हम लोग अपने मेडिकल सब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो रिकॉर्ड कीपिंग का होता है वह कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी, है ना। ये कॉन्फिडेंस आपके साथ में हो, क्लैरिटी हो और कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंस के साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है इसका किसी दूसरों के साथ में ये नहीं, इसका एकदम कॉन्फिडेंट होना, माने एक सुरक्षित होना चाहिए, कोई इसका गलत उपयोग ना कर सके। क्योंकि पेशेंट की बहुत सारी बातें इस रिकॉर्ड में होंगे और आप उनको अगर ये नहीं रहेगा, आप उसका सुरक्षित नहीं रखेंगे, डाटा अगर दूसरे को मिल जाता है तो इसका गलत उपयोग दूसरे लोग, जो उनके पेशेंट के जो दुश्मन हैं या उसके नाजायज लाभ उठाने वाले लोग होंगे, उसका गलत उपयोग करेंगे। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसका कि
सिग्निफिकेंट होता है पूरे पेशेंट के जीवनी के साथ में, उसके जीवन के साथ में इसका एक इम्पॉर्टेंस है। इसलिए इस दस्तावेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और इसको बनाए रखने के लिए, इसका क्लैरिटी बनाए रखने के लिए, इसका सत्यता बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी मेंटेन करनी होगी, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। जो भी आप में रिकॉर्ड करते हैं वह सोच समझ करके लिखना है। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब होता है कि यह चेंज नहीं होता है ना। लेकिन अगर आपने गलत लिख लिया है तो सुधार सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक आदमी का दूसरे आदमी के रिकॉर्ड में यह आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो है उसमें आप रिकॉर्ड करते हैं वह कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना, कंप्लीट, जिससे कि आप बाद में जब आप याद करेंगे तो वह आपको आसानी से उसको मिल जाए। इस रिकॉर्ड का ये भी मतलब होता है कि जो पेशेंट और आपके क्लिनिक और आपके क्लिनिक के खुद का जो डॉक्यूमेंट्स है वह सुरक्षित रहे, है ना। तो सुरक्षित, सुनियोजित, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। सुनियोजित मतलब कि वेल अरेंजमेंट और सुरक्षित मतलब कि वेल एक सिक्योर्ड। तो सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसका अरेंजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा जो है सो कम्युनिकेशन, यानी कि इसको पढ़ने के बाद में आप वही बात याद आ जाए जो आप पूरा केस टेकिंग के समय में कर रहे हैं, ठीक है ना। केस टेकिंग के समय में कर रहे हैं, ये पूरी बातें आपको याद आ जानी चाहिए। ऐसा रिकॉर्ड हम लोग को कहते हैं। सो जनरली रिकॉर्ड कीपिंग को कहते हैं स्टोरिंग है, स्टोर हाउस होता है, मतलब जो सिस्टम होता है वह स्टोर हाउस होता है। और इसे आप कई एक तरीकों से मेंटेन कर सकते हैं। आप अपना रजिस्टर में रख सकते हैं, हर एक पेशेंट के लिए एक अलग अलग फाइल बना सकते हैं, है ना। एक पेशेंट के लिए एक फाइल बना सकते हैं या ग्रुप बना सकते हैं डिजीज वाइज, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में कैसा रखना चाहते हैं। ये रिटन डॉक्यूमेंट की बात आती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आपके पास में कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं, हर एक रोगी के लिए फोल्डर बनाते हैं और उसको अपडेट करने के लिए बराबर है। लेकिन जब दोनों में अंतर यही होता है कि अगर आप कंप्यूटर में काफ़ी वेल वर्स्ड हैं, साथ साथ टाइप करने की आदत बनी हुई है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में भी आप उसको रख सकते हैं। यानी कि पूरा कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके भी आप रख सकते हैं, वीडियो बना करके, है ना। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप रख सकते हैं, जिससे कि सुरक्षित। लेकिन मैंने एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप ऑडियो वीडियो की बात करते हैं तो उस समय में पेशेंट का एक कॉन्सेंट होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं पेशेंट के साथ में, और पेशेंट को जब आप केस टेकिंग करते हैं, तो आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में भी, कि पेशेंट, आप जिस पेशेंट का इलाज करने जाते हैं उसकी सहमति आपको होनी चाहिए। तो एक पेशेंट से आप एक सहमति पत्र भी ले लेते हैं जो कि इसमें रिकॉर्डेड रहता है कि यह मेरे जानकारी में, मेरे मौजूदगी में इस बातों का रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है ना। इससे आपका जो है सो हर एक तरह से आप सेफ हो जाते हैं, आप पर कोई आरोप नहीं लगता है, आपके रोगी और आपके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और आप इसको इस्तेमाल भी करते हैं अपने पेशेंट के भलाई के लिए। दूसरी बात होती है कि इसे ऑनगोइंग बेसिस पर अपग्रेड करने का तरीका होना चाहिए। यानी कि जब आज रोगी देख रहे हैं, उसके बाद में कुछ समय के बाद में जो सेकेंड विजिट होगा, थर्ड विजिट होगा, फोर्थ विजिट होगा, तो उसके अंदर में जो चेंजेज होते जाएंगे, उन चेंजेज को भी हमें उसमें रिकॉर्ड करने के लिए हमें व्यवस्था रखनी पड़ती है। तो हम लोग इतना व्यवस्था हम लोग इसके साथ में करते हैं। ये क्लिनिकल रिकॉर्ड्स का जो महत्व है, ये साइंटिफिक और लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। आपका जो केस, क्लिनिक का जो केस रिकॉर्ड होगा,
उसको साइंटिफिक और लीगल माना जाता है। ये एविडेंस के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, एविडेंस के रूप में भी। और इसे डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क में भी आपको मदद मिलता है, ठीक है। इसे आपका रिसर्च करने में, बाद में आपको खुद अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए दूसरे पेशेंट पर आपने जो अप्लाई करेंगे उसको करने के लिए आपको मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको लीगल प्रोटेक्शंस के रूप में भी यह मदद करता है ना। डॉक्यूमेंट जो है सो एक लीगल प्रोटेक्शंस के रूप में कि आपने कब दवा दी, कैसे दवा दी, वो सारा रिकॉर्ड इसके साथ में रिकॉर्डेड होता है। इसलिए एक क्लिनिकल रिकॉर्ड जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके जब आप प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस में रहेंगे, गवर्नमेंट लेवल पर तो आपको बहुत सारे सिस्टम बन जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करना है अनिवार्य हो जाता है। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक के समय में जो है सो काफ़ी समस्याएं आती हैं इंडिविजुअल रोगी के साथ में कभी कभी, और वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है जहाँ की आप अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से लोगों के सामने में रख सके। और आज का समय इतना महत्वपूर्ण हो गया है जबकि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत है, और आपका जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, आपका जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जो आपको सीसीएच के द्वारा मेडिकल एथिक्स जो कहा गया है, कोड ऑफ कंडक्ट जो कहा गया है, उसके अंदर भी आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना बहुत ही अनिवार्य है। इस अनिवार्यता के साथ में एक बात यह जरूरी है कि यह आपके लिए क्लिनिकल टीचिंग के लिए भी मदद करता है, आपका खुद पढ़ाई करने के लिए या दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर किसी को दूसरों को पढ़ाने की बात आती है तो आप इस केस के माध्यम से आप रोगी अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। और तीसरा, रिसर्च करने के काम में भी यह आपका बहुत मदद करेगा। आप कई एक पेशेंट के डाटा एक साथ देखें और उनमें क्या सिमिलरिटी था, क्या समानता था, क्या असमानता था, इन सारी बातों को देख करके आप एक नया अनुसंधान के विषय में जान सकते हैं। इसका लाभ हम लोगों ने देखा था प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द केस, है ना। प्रॉपर, सबसे पहला लाभ क्या है इसमें, इस केस का प्रॉपर असेसमेंट, मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। खास करके क्रॉनिक डिजीज में, कॉम्प्लेक्स डिजीज में आपके रिकॉर्ड्स एक हैं। और क्रॉनिक डिजीज, कॉम्प्लेक्स डिजीज का मतलब यही होता है कि उसके अंदर में काफ़ी समय से रोगी पीड़ित होता है और काफ़ी समय तक उसके लिए इलाज करना होता है। अगर साल, 1.5 साल, 6 महीना इलाज करना रहे तो उस समय में आपके पास में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में उसके अंदर में चेंजेस होते जाना, कब कौन सी दवा दी गई। दूसरा जो हम लोगों का सबसे अनिवार्य काम होता है सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, है ना। आप पहली दवा दिए और दूसरी दवा देनी है। आज आपने कोई दवा सिलेक्ट किया टोटलिटी के हिसाब से, उससे क्या लाभ हानि हुआ, आपने केंट 12 ऑब्जर्वेशंस को फॉलो किया, आपने हेरिंग्स लॉ को फॉलो किया, और उसके बाद में को ऑब्जर्व करने के बाद में आपको लगा कि मुझे दवा बदलनी है या पावर बढ़ाना है या कोई चेंज नहीं करना है, इसके लिए भी आपको रिव्यू करने की आवश्यकता होती है। तो बार बार तो हम लोग इसे पूछने नहीं जाएंगे एक ही चीज़ को, है ना। बहुत सारा चीज़ कॉमन होता है जो कि फर्स्ट केस टेकिंग में ही हो जाता है। आपका पास्ट हिस्ट्री है, आपका फैमिली हिस्ट्री है, मेंटल सेटअप है, बहुत सारी चीज़ें जो आपका एक बेस जो इन्फॉर्मेशन है वह फर्स्ट केस टेकिंग के समय में ही हो जाता है। और सेकेंड केस टेकिंग के समय में हम खाली उसके अंदर में होने वाले परिवर्तन या कोई नई सूचना या जो सूचना पहले रोगी ने नहीं दिया वही काम हम लोग करते हैं सेकेंड विजिट में। और उसके बाद उस समय में हम यह डिसाइड करते हैं कि हमारी दवा कैसा काम कर रहा है, और कैसा काम करने के बाद में उसके अंदर में हमें क्या करना है। और क्या करने की बात जब आप सोचते हो तो वह सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के दायरे में आ जाएगा। और सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का मतलब यह नहीं होता है कि आप दवा दोगे, दवा देने की जरूरत होगी तो देंगे, लेकिन नहीं देने की जरूरत होगी तो प्लेसिबो दे देंगे,
ठीक है ना। तो प्लेसिबो भी सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बनता है, क्योंकि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन मतलब आपने दूसरे बार रोगी को क्या सलाह दिया, है ना। दूसरी बार या तीसरी बार या जब भी सब्सिक्वेंट विजिट में रोगी आपके पास में आया तो उसको क्या सलाह दिया, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आपको रेफर करना पड़ता है केस रिकॉर्ड से, और केस रिकॉर्ड के आधार पर ही आप मूल्यांकन कर सकेंगे। तीसरा बात होता है फॉलो अप ऑफ द केस। केस को कितने समय से इलाज चल रहा है, आपने कोई दवा सेलेक्ट किया और देने के बाद में 6 महीना तक ले आपने उसको दवा को देते रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 6 महीना में दवाई कोई परिवर्तन नहीं लाया, तो आपको सोचना, आपको फॉलोअप करने में क्रॉनिक डिजीज में आपको लगेगा ना कोई तो यहाँ पर साइकोमाइज्म है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको फिर से रिव्यू करने के लिए आपको मदद करता है, ठीक है ना। तो ये फॉलोअप ऑफ द केस जो है सो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मदद मिल जाता है आपको रोगी को इसको देखने के लिए। इस एक्शन जजमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ रेमेडी, दवा के एक्शन को जजमेंट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कि वह दवा कैसा है, नया सिम्टम्स आया है, कोई पेशेंट को दवा आपने दिया, दवा देने के बाद में उसके पुराने सिम्टम्स उभर करके आ रहे हैं या ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि पहले से नहीं था, है ना। तो आपके बहुत सारे टाइप ऑफ द सिम्टम्स है, रीअपेरेंस ऑफ द ओल्ड सिम्टम्स, म्यूटेशन ऑफ द सिम्टम्स, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो है डिसअपियर किया था, पहले अभी नहीं है, पहले था कम था अभी ज़्यादा हो गया, पहले ज़्यादा था अभी कम हो गया। तो ये जजमेंट, दवा के एक्शन कैसे काम कर रहा है, इसका जजमेंट करने में आपको बहुत बड़ा सहायक होता है यह आपका केस रिकॉर्ड्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो महत्व है वह है सुपीरियरिटी ऑफ द सिस्टम। आप होम्योपैथी से इलाज कर रहे हैं और यह रिकॉर्ड आपको यह बताएगा कि आपने जो रोग ठीक किया वह एक मान्य डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है। अगर आपने किसी इनक्योरेबल केस को ठीक कर दिया, जो कि कहा जाता है कि इनक्योरेबल है, तो उसके समय में आप कह सकते हैं कि ये आपका होम्योपैथिक सिस्टम जो है सो काफ़ी कारगर है बनिस्पत दूसरे चिकित्सा पद्धति के। तो यह आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज का भी काम करता है और एक और रेफरेंस के रूप में भी आप इसको काम में लाते हैं। जब हम लोग किसी मेडिसिन को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उस समय में हम लोग देखते हैं कि फलना रोगी में यह रोग बीमारी था और इस समय यह दवा दी गई तो यह ठीक हो जाता है। तो यह आपका एडवांटेजेज है इस केस रिकॉर्ड्स का। और नेक्स्ट जो एडवांटेज है वह लीगल प्रोसीड्योर में। कोई आदमी पेशेंट होते हैं जो कि डॉक्टर के अगेंस्ट में गलत कंप्लेन कर दिया करते हैं, वैसे केस में डॉक्टर को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। तो उस समय में आपके लिए यह रिकॉर्ड जो है सो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम करेगा, है ना। और वह डॉक्टर के एविडेंस के रूप में, क्योंकि आप पहले से वहाँ पर उसका सिग्नेचर ले चुके हैं और वह आपका साक्षर है, तो वह नहीं कहेगा कि नहीं मैंने कैसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। तो जब वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपका पहले से रिकॉर्डेड है कि ये इनक्योरेबल था और रोगी आपको कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर साहब ने हमको ठग लिया या इतने दिन कहने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो आप वहाँ पर कह सकते हो कि मैंने ऐसा कोई दावा तो नहीं किया था, मैंने और आप दावा भी नहीं करते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब आप इलाज करते हैं तो दावा मत कीजिए, क्योंकि मेडिकल एथिक्स के ये खिलाफ है कि मैं ये ठीक कर दूंगा, ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक पेशेंट में वेरिएशन होता है और आप कोई भी एकदम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। मेडिकल साइंस में नहीं कहा जाता है यह बीमारी ठीक हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये दावा जो है सो कम है, लेकिन हाँ आपको लीगल वे में प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फ्रेश सिम्टम्स। आप जानते हैं कि हमारा मेट्रामेडिका का धीरे 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 विकास होता चला जा रहा है और इसमें जब आप केस को रिकॉर्ड करके रखते हैं तो जब आपका सब्सिक्वेंट विजिट में दोबारा जब रोगी आता है
तो वह आपको बताता है कि उसके अंदर में क्या परिवर्तन आया, कोई नई सिम्टम्स आए जो आप देखते हो कि मेट्रिया मेडिका में उस दवा में नहीं है, तो आप वहाँ पर क्लिनिकल प्रूविंग के रूप में उस सिम्टम्स को ऐड करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्लिनिकल सिम्टम्स आपके मेट्रिया मेडिका में मिलेंगे जो कि क्लिनिक के दौरान में उसका प्रूविंग हुआ है ना, क्लिनिक के दौरान में उसका प्रूविंग हुआ। यह एक है। तो आप यह भी मदद कर रहे हैं कि आपका जो प्रैक्टिस जो है वह मेट्रिया मेडिका के डेवलपमेंट के लिए भी तो ये मदद कर रहा है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग का इतना ये एक महत्व है। उसके बाद में और है, जैसे लैब एग्जामिनेशंस और इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो सब्सिक्वेंट चेंजेस आप रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। इनके ब्लड रिपोर्ट क्या है, इनके ये रिपोर्ट पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, फाइंडिंग्स क्या हैं, तो वो आपको मेंटेन कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, कंपेरिजन के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये बड़ा मदद मिलता है इस केस रिकॉर्ड के माध्यम से। और नेक्स्ट होता है क्लिनिकल टीचिंग के लिए। और हम लोगों का पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई जो है सो हमेशा क्लिनिकल ही हुआ करता है। और जितना ज़्यादा केस आप पढ़ेंगे उतना तरीका आपको मालूम होगा, क्योंकि हर एक रोगी जो आप केस टेकिंग करते हैं वह अपने अपने ढंग से न्याय आता है। तो जितना ज़्यादा केस टेकिंग करते हैं और जितना ज़्यादा केसेस आप देखते हैं, तो आपके पास में जब आप कुछ दिनों के बाद में देखिएगा कि आपके पास में ढेर सारे रिकॉर्ड हो गए, तो आपके लिए बड़ा बढ़िया वो पढ़ाई का विषय हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो आपका अपना अनुभव के साथ में। तो उस पर आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ में और बहुत विश्वास के साथ में आप आगे का काम कर सकते हैं। और इससे आपका स्किल बढ़ता है, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए ये आपके स्किल को भी मदद करता है बढ़ाने में। ठीक है, आपकी इंटीग्रिटी, आपका एज ए डॉक्टर आपके क्वालिटी दिन पर दिन आपका जो अनुभव बढ़ता चला जाएगा। आप चूँकि जब अनुभव बढ़ता है तो वह आप उसको याद नहीं रखिएगा तो उसको अनुभव को उसका क्या यूज है। तो यह क्लिनिकल रिकॉर्ड हमेशा आपको मदद करेगा कि आप अनुभव को कैसे याद रखते रहें। और रिसर्च पर्पस पर मैंने बताया था कि रिसर्च पर्पस में भी यह काफ़ी उपयोगी है, डॉक्यूमेंट्स का आपको डाटा बनाने के लिए और सिस्टम के लिए। और इसके कई एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई केस को सिंथेसिस करना और ये करना, ऐसे सारी चीज़ें इनके लाभ हैं। अब हम लोग देखते हैं कितने तरह के रिकॉर्ड होते हैं, कितने तरह के रिकॉर्ड होंगे, है ना। तो पहला टाइप होता है हॉस्पिटल रिकॉर्ड कहते हैं, है ना। हॉस्पिटल रिकॉर्ड होते हैं मोटा मोटी वह 4 तरह के होते हैं। ये पेशेंट का क्लिनिकल रिकॉर्ड्स होता है, इंडिविजुअल टाइप ऑफ द डिजीज का रिकॉर्ड होता है, एक वार्ड का रिकॉर्ड होता है, जैसे आपको ने किस वार्ड के ये थी है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कम्युनिटी मेडिसिन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो हैं सो आपको सरकार भी आपसे मांगती है कि आपने कितने देहात के पेशेंट को देखा, कितना शहर को पेशेंट को देखा। ऐसा मांग सरकार के द्वारा आपसे कर सकता है ना। और जब करता है तो आपको जवाब देना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये जो है सो टाइप आपके जो पेशेंट के जो आप डेटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब केस टेकिंग करते हैं तो उसमें आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है सो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड भी को भी हम लोग को, और जिसका कि एजुकेशनल वैल्यू है और स्टैटिस्टिक वैल्यू है। जो हम लोग मैंने आपको बताया कॉमन जो रिकॉर्ड पेपर है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, और ये आपके सुविधा पर डिपेंड करता है, सुविधा पर, है ना। आप जहाँ पर हैं तो वहाँ पर आपको, और नंबर ऑफ द पेशेंट कितना है, तो पहले आप पेपर के काम पर शुरू कर सकते हैं।
रजिस्टर पर शुरू कर सकते हैं, पेशेंट का केस टेकिंग फॉर्म बना सकते हैं और अलग अलग बना सकते हैं। जैसे एक्यूट केसेस हैं तो कम डाटा है तो रजिस्टर में मेंटेन करके एक एक पेज पर एक एक पेशेंट को रख सकते हैं, है ना। और क्रॉनिक केसेस के लिए एक एक फाइल बना सकते हैं। तो ये आप अपनी व्यवस्था सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म कहलाता है। मैं रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म पर भी थोड़ा सा विशेष बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको दुकानों पर या कई एक जगह पर कॉलेज में भी आपको केस रिकॉर्ड फॉर्म छपे हुए होते हैं। केस रिकॉर्ड फॉर्म एक मॉनिटर्ड वे में आपको काम करने देता है, ठीक है ना। मॉनिटर्ड वे में यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़िएगा उस पर काम करने में सहायक होता है। आपके दिमाग में कोई चीज़ को मिस नहीं करने का, जैसे आपने प्रेजेंट हिस्ट्री लिया, पास्ट हिस्ट्री लिया, फैमिली हिस्ट्री लिया, मेंटल सिम्टम्स लिया, फिजिकल सिम्टम्स लिया, वो सारे चूंकि उसमें फॉर्म में बना हुआ है तो आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पूछने में कोई स्टेप छूट नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टेप नहीं छूट जाता है तो एक अच्छा हम लोगों के लिए विषय ये हो जाता है। लेकिन इसमें एक खामी यह होता है इस फॉर्म में कि हमें अगर फॉर्म के हिसाब से चलिएगा तो बहुत सारे पेशेंट अलग अलग ढंग से आते हैं। कोई पहले मेंटल सिम्टम्स में ज़्यादा बताता है, कोई आदमी का कष्ट के विषय में ज़्यादा बताता है, तो अलग अलग फॉर्मेट में और आपको पन्ना पलटते पलटते ही समय बीत जाता है, आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया है। तो सबसे अच्छा केस टेकिंग फॉर्म मैं जो कहता हूँ वो होता है ब्लैंक पेपर। और ब्लैंक पेपर में आप कई एक पन्ने अगर आप अपने पास में रखते हैं तो एक बना लीजिए, एक पेज में प्रेजेंट हिस्ट्री रखेंगे, उसके दूसरे साइड में हम पास्ट हिस्ट्री रखेंगे, तो आप वहाँ पर आसानी से पलट सकते हैं। देखिए ये फॉर्म को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने लिए भी फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सा होता है? मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट फॉर्म आपका दिमाग है। दिमाग में फॉर्म बना हुआ है तो आप जो है सो वहीं पर अगर पेशेंट प्रेजेंट हिस्ट्री बोलते बोलते कोई पास्ट हिस्ट्री बता रहा है तो आप उसको उस जगह पर जाके लिख डालिएगा। उस समय में कोई आपको मेंटल सिम्टम्स ऑब्जर्व हो गया तो मेंटल सिम्टम्स के कॉलम में जाकर के आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो इसको कहते हैं कि फ्रीलांस, स्वेच्छा से, जहाँ जैसे जैसे पेशेंट के हिसाब से हम घूमते रहेंगे, है ना। जैसे पेशेंट घुमाएगा वैसे लेते जाएंगे और इससे क्या होता है, बहुत ही नेचुरल इंफॉर्मेशन आपको आते हैं, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही प्राकृतिक लक्षण आपको वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ये एक बड़ा है। मैं अपने पर्सनल क्लिनिक में मैं कभी भी केस टेकिंग छपा हुआ, मैंने भी पहले कोशिश किया था केस टेकिंग फॉर्म रखने का, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये जो है सो हमको पेशेंट के साथ में प्राकृतिक ढंग से बात करने में बाधा बनता है। तो मैंने सादे कागज का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक 2 पन्ना सामने का मैंने प्रिंट करके रखा, उसमें पेशेंट के जैसे नाम, पता, ये सारे चीज बायोडाटा जो है सो वहाँ पर नोटेड है। उसके दूसरे पन्ने पर हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट फॉर्म बना करके रखे हुए हैं और बाकी पन्ने सादे होते हैं। बाकी पन्ने सादे हैं यानी कि हमको जैसे आना है। ये कई एक इंस्टीट्यूशंस भी इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल में कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए मैं जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आप कहेंगे सर केस टेकिंग फॉर्म को ही फॉलो करें या अपने लिए फॉर्मेट बनाएं। मैं कहूँगा अपने दिमाग को फॉर्म बनाइए, दिमाग का फॉर्म बनाइए, यह आपका है। लेकिन आपको जानकारी रखनी इसलिए है कि जब आप इंस्टीट्यूशनल वर्क करेंगे, जैसे कॉलेज में काम करेंगे, गवर्नमेंट में काम करेंगे, CCRH में, तो उनका एक गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, उसी के तहत काम करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में भी रहना है और यह आपको प्रैक्टिस करके बना लेना है कि आप स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में भी रह सकते हैं और बिना गाइडलाइंस के भी रह सकते हैं। निजी क्लिनिक में तो आप अपना गाइडलाइंस बनाइएगा, लेकिन सरकारी क्लिनिक में आप जो है सरकारी क्लिनिक या कॉलेज के क्लिनिक या कोई ऐसा संस्थान है वहाँ पर, तो वहाँ के सिस्टम को फॉलो करना हम लोगों को होता है।
लेकिन हर एक हाल में हम लोग केस रिकॉर्ड्स को होता है। और सभी जगह कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस खाली पुर्जे पर नहीं लिखे जाते हैं। और वो प्रिस्क्रिप्शन जो रोगी को आप देते हो, वो प्रिस्क्रिप्शन का पन्ना जो होता है वह केस रिकॉर्ड नहीं होता है ना, उसका लीगल वैल्यू भी नहीं होता है, ठीक है ना। लीगल वैल्यू इसका होगा इसमें, क्योंकि उसकी सारी जानकारी, सारे इंफॉर्मेशन है। अगर आप किसी पेशेंट को खाली रिकॉर्ड नहीं रखते हैं और खाली उसके पुर्जे पर लिखते जाते हैं तो वह आपके लिए इलीगल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। आपने उसको सही ढंग से मेंटेन नहीं किया। दूसरी बात, आप अपना कोड बनाते हो, उसमें कोड है ना, और कोड जो है सो आपको पहले से डिसाइड कर लेना पड़ता है। और लिखने के लिए तो आप लिखने के लिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माने पूरा हर एक अथी पर लाइन पूरा वर्ड अगर लिखिएगा तो समय लग जाएगा। तो उसको समय को बचाने के लिए और बात अपने बाधा, उसको केस टेकिंग में जो बात हो रही है उसमें बाधा नहीं पहुंचने के लिए हम लोग शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्रीवेशंस के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं, एम्बुलेंस के लिए साइन यूज करते हैं, डिजायर के लिए डी लिखते हैं। तो ऐसे ही आप कोई ना कोई वर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए, सबके लिए डिजायर, एवर्सन्स, मेंटल, ऐसा सबके लिए जगह के लिए आप बना लीजिए। लेकिन उसको भूलिए मत, उसका प्रैक्टिस करके, या नहीं अगर याद है तो कहीं पर नोट करके रख लीजिए कि हमने इस शब्द के लिए यह कोड बनाया है। और वह कोड ऑथेंटिक होना चाहिए। वह आप कोडिफाइड लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन उसका डिसाइफरिंग जो है सो लोगों को बताना पड़ेगा आपको। अगर कोई पूछेगा, जब आप उसको पब्लिश करना चाहिएगा तो उस कोड वर्ड में नहीं पब्लिश करना पड़ेगा, आपको डिसाइफर्ड लैंग्वेज में, यानी कि उसका फिर प्रॉपर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक कार्डेक्स फॉर्म कहलाता है। कार्डेक्स फॉर्म मतलब थोड़ा सा मोटा कागज का टाइप का होगा, जो नर्सिंग केयर और ये सब क्विक रेफरेंस के लिए, और आपको रखने में भी बहुत सहूलियत होती है। और रूटीन इंफॉर्मेशन के लिए पूरे दिन उसको काम में ला सकते हैं। ये एक अच्छा भी सिस्टम है, मैं आपको खाली जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट के विषय में तो मैंने बताया, बड़ा बढ़िया है रखना। और आज के समय में इसकी लीगलिटी बढ़ती जा रही है, खास करके टेलीमेडिसिन के साथ में। टेलीमेडिसिन का समय अब आ रहा है। टेलीमेडिसिन का मतलब कि आप घर बैठे रोगी का इलाज कर रहे हैं, यानी रोगी को अपने वीडियो कॉल से, अपने ईमेल से, आपका ई चैटिंग से आप पेशेंट से बात करते हैं, उसकी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, और ईमेल से या व्हाट्सएप पर उसको दवा का प्रिस्क्रिप्शन बना दे रहे हैं। यह आपका लिए आज के समय में ये लीगलाइज हो गया, क्योंकि टेलीमेडिसिन के ऊपर में भी गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बना दिया। आपके होम्योपैथी के अंदर में भी टेलीमेडिसिन का डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिकॉर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए आपका ये केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के द्वारा एक रेगुलेशंस बन चुका है, जो आप अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि वह बन चुका है। और आप उसको वेबसाइट पर जा कर के उस टेलीमेडिसिन के प्रैक्टिस को देख सकते हैं। यह ऐसा इमरजेंसी के समय में पेशेंट के सुविधा को ध्यान में रख करके टेलीमेडिसिन का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो हम लोगों को, छात्रों, ये दिमाग में ना धीरे धीरे समय के साथ में, अपने सहूलियत के साथ में, अपने लिमिटेशंस के साथ में हम लोगों को अपने प्रैक्टिस के सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। होम्योपैथी में केस टेकिंग का, केस रिकॉर्ड बनाने का उपयोग का महत्व का कोई नई बात नहीं है। और डॉक्टर जेम्स टायलर केंट ने, उनका आप लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी पढ़िएगा, उसको 27वां लेक्चर में रिकॉर्ड कीपिंग की चर्चा की है। डॉक्टर जेम्स टायलर केंट ने कहा कि रिकॉर्ड कीपिंग का क्या महत्व है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यानी कि ऑर्गेनन और फिलॉसफी के अंदर में भी आपको रिकॉर्ड कीपिंग करने की सलाह दी गई है ना। आपको कहा गया है कि आपको रिकॉर्ड कीपिंग करना है, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग जो है सो आपको बाध्य नहीं करता है कि आप भूल जाइए। वह भूलने नहीं देगा, आपको याद रखना पड़ेगा देगा। और आपका जो है सो
यदि एक डॉक्टर जेम्स टायलर केंट का है। डॉक्टर केंट ने बड़ा अच्छा लिखा है, आई डू नॉट वॉन्ट टू हियर दैट, टॉक ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट इंटरफेयर विथ हिज प्रिस्क्रिप्शंस राइटिंग, देयर इज नो राइटिंग डाउन ऑफ द केस। नाउ टेक फॉर इंस्टेंस for one clinic here, how you do remember from day to day and from week to week and what had been given to each patient? आप कैसे याद रखोगे? ये केंट सवाल करते हैं। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट, ये एलोपैथी में शायद लोग उतना नहीं रखते होंगे, लेकिन आपको तो जरूरत है ना। इसलिए उन्होंने बड़ा बढ़िया बात कहा कि डे टू डे रिकॉर्ड, वीक टू वीक रिकॉर्ड, सबका याद कैसे रखोगे, और यह याद के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। इसलिए केंट बहुत ही महत्वपूर्ण हिंट्स दिया है आपको अपने लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी। डॉक्टर जेटी केंट का लेक्चर ऑन फिलॉसफी, होम्योपैथिक फिलॉसफी आप सभी को पढ़ना चाहिए। बहुत मोटी किताब नहीं है, बहुत पतली सी किताब है, और आपके सिलेबस में भी आपको पढ़ना भी है। और इसको पढ़िएगा तो होम्योपैथी के प्रति आस्था, मेडिकल सिस्टम के विषय में और भी ज़्यादा जानकारी आपको मिलता जाएगा। तो इसका 27th चैप्टर जो है, लेक्चर है, वो बहुत, ये डॉक्टर केंट का लेक्चर है, लेक्चर का रिकॉर्ड किया हुआ है, लिखा हुआ है, और वह आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डॉक्टर हैनीमैन भी अपने ऑर्गेनन में 103 एफॉज में कहा है कि ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन। जब पेशेंट अगर छोड़ करके जा रहा है आपसे, इलाज उसका बंद करके, आप चाहते हैं कि आपसे इलाज ना करा करके हम दूसरे जगह इलाज कराएं, तो उस समय ड्यूटी है आपका कि सारे इंफॉर्मेशन उसको बता दो कि आपने क्या किया। ये डॉक्टर हैनीमैन आपको एफॉज नंबर 103 में कहा है। और वह सारे रिकॉर्ड अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, अगर आप अपने को असक्षम पाते हो, तो सारे रिकॉर्ड जो आपने किया अब तक, वो एक अच्छे दूसरे डॉक्टर को भी पूरा दे दीजिए। खाली ये मत बोलिए कि रेफर टू, नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में उसको दे दीजिए। ये डॉक्टर हैनीमैन का आपके ऊपर में निर्देश है, और इसको हम लोगों को ऑनेस्टली फॉलो करना चाहिए। फिर 105 एफॉज में इस विषय को डॉक्टर और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए कहा कि सेकेंड प्रैक्टिकल स्टेप्स है ना, प्रैक्टिकल स्टेप, होम्योपैथिक प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल स्टेप्स है, जो कि एक केस टेकिंग को कंप्लीट कराएगा, है ना। केस टेकिंग उसमें कंप्लीट माना जाएगा, अगर, और केस टेकिंग तभी कंप्लीट माना जाएगा जबकि उसका आपके पास में पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध हो। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं है तो आपके पास में कोई एविडेंस नहीं होता है कि आपके पास में आपने केस टेकिंग प्रॉपर किया, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर हैनीमैन के 102, 103 और 105 एफॉज का चर्चा मैंने किया। केंट के 27 लेक्चर का भी मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें जो है तो हमें यह बताता है कि कितना अनिवार्य है हम लोगों का यह राइटिंग। एक हम लोगों ने पहले ही आपको बताया, टेकिंग नोट्स अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन। नोट्स के लिखते साथ में देखना, सुनना, कान, सारे चीज, हाथ, कान, नाक एक साथ चलते थे। तो सभी को इंटीग्रेट करना सीखिए, है ना। जैसे आप क्लास में बैठे हैं आप लोग, तो वह आप अभी सुन भी रहे हैं, मेरे एक्शंस को देख भी रहे हैं, और हाथ में कलम भी चल रहा है। इस कला में जितने माहिर होइएगा उतने अच्छे आप केस रिकॉर्डर बनिएगा, ठीक है ना। तो यह प्रैक्टिस करने का विषय है। और क्लास में तो आप लोग नोट बनाते ही हो, शिक्षक के पढ़ाते हैं तो समय नोट को करते जाना चाहिए। नोट करने का तरीका मैंने बताया है कि अपने लिए उस वर्ड का एक शॉर्ट हैंड राइटिंग बना लीजिए। आपका शॉर्ट हैंड राइटिंग एक जनरल प्रैक्टिस होता है जो स्टेनो लोग किया करते हैं, लेकिन वह आपको मैं सीखने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अपना खुद का शॉर्ट हैंड राइटिंग स्टाइल आप अपने आप में बना लीजिएगा, तो आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। सो मैं कुछ टिप्स और बता रहा हूँ। आप एब्रिविएटेड वर्ड यूज कीजिए, यानी संक्षेप वर्ड कीजिए। दूसरा, हर एक सेंटेंस के बाद में कुछ स्पेस छोड़ दिया कीजिए, है ना। स्पेस छोड़ दिया कीजिए, इससे क्या फायदा होगा कि आप
केस टेकिंग कर रहे हैं और बाद में फिर रोगी थोड़े देर के बाद में और कोई बात बताता है, वो भूल जाता है या आपको याद पड़ता है, आप पूछते हो तो उस समय दिखता है, तो फिर उसको लिए जगह नहीं होता है, आपका रिकॉर्ड जो है तो खिचपिच टाइप का हो जाता है। तो इससे बचने के लिए थोड़ा थोड़ा जगह, कंजूसी मत कीजिए जगह में, कुछ लाइन ज़्यादा छोड़ करके लिखने की आदत डालिए, और जितना लाइन छोड़ करके डालेंगे उतना आपका स्पेस रहेगा। पन्ने 2 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेस बनाइए उसमें, ठीक है। सिम्टम्स को नंबरिंग करते चले जाइए, ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन करते रहना एक इम्पॉर्टेंट ये है। तो यह केस रिकॉर्डिंग के संबंध में मैंने आपको कुछ टिप्स दिया, कुछ बातें बताई, और इसका जो फ्लो चार्ट है कैसे शुरू होता है, सुनो, देखो, बात करो और कंफर्म करो और उसके बाद में लिख डालो, ठीक है ना। सुनना, लिसन, ऑब्जर्व, कम्युनिकेट, कंफर्म एंड देन राइट। ट्रैफिक रूल है। ट्रैफिक रूल क्या है? पहले आता है लाल बत्ती आता है। लाल बत्ती में क्या करते हैं, एकदम अटेंशन दे करके सुनते हैं। उसके बाद में आपको पीली बत्ती में आती है, यानी कि आप रेडी हो जाओ, कंफर्म कर लो, बात करो, और बात करने के बाद में अब हरी बत्ती आती है, यानी कि आप लिखना शुरू करो। तो साथियों, आज हम लोगों ने इस विषय को प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं कहता हूँ। और मैं तो ये देखता हूँ कि अपने क्लिनिक प्रैक्टिस में मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ कि मैं बिना लिखे हुए मेरे क्लिनिक में आप देखेंगे तो एक छोटे से छोटे बीमारी के लिए, चोट लगने के लिए भी केस रिकॉर्ड बना हुआ है। इमरजेंसी हुआ तो उस समय में हम लोगों ने दवा दिया, लेकिन फिर बाद में उसके पूरे डिटेल्स बना दिए। केस टेकिंग करने, जैसे कोई इमरजेंसी में आता है पेशेंट, तो पहले उसका फर्स्ट एड कर दिए, और फर्स्ट एड करने के बाद में उसका हम लोग पूरा डिटेल्स रिकॉर्ड बनाएंगे। तो लोग कहते हैं कि जब पेशेंट मर रहा हो उस समय में कैसे केस रिकॉर्ड बनाएंगे। अरे भाई, पहले उसके मरने की बात से तो बचाओ, उसको ऑब्जर्व करो, और उसके बाद में जब थोड़ा सा आपको समय मिले तो रिकॉर्ड बनाओ। तो ये आदत बनाने की बात है, बहाना इसमें नहीं चलता है ना, बहाना नहीं चलता है, आदत बनाने की बात है। आप आदत बनाओगे तो आपको पाओगे, और बाद में इसका लाभ आप ही को मिलेगा। बाद में आप इसको महत्व समझ सकिएगा कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। और यह मेडिकल सिस्टम का पार्ट है, मेडिकल सिस्टम का यह पार्ट है। आप होम्योपैथिक सिस्टम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम व्यक्ति का इलाज करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, एक रोगी दूसरे रोगी से अलग होता है, और इस बात को याद रखने के लिए यह रोगी दूसरे रोगी से कितना भिन्न है, आपका रिकॉर्ड आपको मदद करेगा, है ना। हम दिन भर में 50 रोगी देखेंगे और डेली 50 रोगी देखेंगे, और उतने रोगी देखने के बाद में 15 दिन के बाद में वह जो रोगी आता है तो हमारा मेमोरी शॉर्ट डाउन हो जाता है। हम उसको रिफ्रेश करने के लिए यह रिकॉर्ड फिर याद दिलाता है कि यह वही व्यक्ति है। मैं एक केस का उदाहरण देकर के आज का लेक्चर को समाप्त करूंगा। एक केस मेरे पास में आया डॉग बाइट्स का, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं अपने क्लिनिक में बैठा था तो एक पेशेंट देखे अपने गार्जियन के साथ जा रहा था, किसी बड़े डॉक्टर से इलाज कराने के लिए गया था। डॉक्टर साहब ने उसको देखा कि ये डॉग बाइट्स का केस है, हाइड्रोफोबियम का है, फुल ब्लोन सिम्टम्स थे, ठीक है ना, फुल ब्लोन सिम्टम्स थे। मैंने जब वो मेरे क्लिनिक देखा तो वहाँ उन लोग ने उसको रिफ्यूज कर दिए थे। अब वो खोज रहा था कि कहाँ पर कोई डॉक्टर है, तो मेरे क्लिनिक पर नज़र पड़ा और वो मेरे पास में चला आया, डॉक्टर साहब कुछ मदद कीजिए। मैं भी देखा, थोड़ा सा पहले मेरे को भी घबराहट हुआ, लेकिन मैं तुरंत अपने आप को मनाया, समझा लिया, और मैंने जो ऑब्जर्वेशंस किया उस समय में उसके आधार पर मैंने दवा का सिलेक्शन किया, और दवा का सिलेक्शन करके मैंने उसको दवा दे दिया, और फिर उसके बाद में उसके सारे रिकॉर्ड्स बना करके मैंने रख लिया। रोगी चला गया, और चला जाने के बाद में
फिर लौट के नहीं आया। तो मैं सोचा कि रोगी या तो खत्म हो गया होगा और या नहीं तो कहीं दूसरे डॉक्टर के पास चला गया होगा। फिर से वह 1 महीने के बाद में आया, वही सेम आदमी। और मैं उस समय में मेरे दिमाग में जरा सा भी ये अंदेशा नहीं हुआ कि वह वही व्यक्ति है जो उस समय में मेरे पास में आया था। 1 महीने के बाद में बोला कि डॉक्टर साहब, मैं वह है जो आपको उस समय में मैं आया था और मेरे को डॉग बाइट से कुत्ता काटा था और आपने इलाज किया था। आपके हाथ से इलाज के बाद में धीरे धीरे यह रोगी ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया था और मैं ठीक ठाक था। मैं सोचा कि अब जाके डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे दूं, इसलिए मैंने आपके पास आया। तो सोचो 1 महीने के अंदर में मैं उस रोगी को भूल चुका था, उसके चेहरे सामने में नजर नहीं आ रहे थे। इसी प्रकार से एक साइटिका का पेशेंट था, लंगड़ा करके किसी तरह से चल करके आया क्लिनिक में और दवा देने के बाद में वह उसको लाभ हुआ। तो क्या होता है कि रोगी का जो अवस्था है परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और जब बदल जाता है तो उसके चेहरे का रूप जो है या उसका व्यवहार है अलग हो जाता है। तो आपके पहचान में वह में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक है, आप लोग यंग हैं, आप लोग ज़्यादा याद अभी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें हमेशा नहीं रहेगा, है ना, ऐसा नहीं रहेगा समय में। और जब रोगी बहुत बेचैन रहता है उस समय में उसका मनोभाव, और जब कुछ आराम रहता है उस समय में उसका मनोभाव दोनों अलग होता है। और उस समय में जो आपका प्रेजेंटेशन होता है अलग अलग ढंग का होता है। इसलिए छात्रों, इस बात को आप गौर करें और आप रिकॉर्ड्स के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसको लिखने का, बनाने का प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मैं आज इन शब्दों के साथ इस लेक्चर का समापन करता हूँ। हम लोग फिर अगले कल को दूसरे इसी चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट का एक पार्ट और रह गया है, उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर टेकअप करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ हो आपको।